एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस के यानी ऑप्टिक्स के अगले टर्म्स को सीखने वाले हैं। तो जो लोग अभी इस वीडियोज को देख रहे हैं वे लोग एक बार शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑप्टिक्स के अगले टर्म्स को यानी जो हमने प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर लिया है, तो आज हम लोग आगे यानी मिरर को सीखने वाले हैं। अगला जो हमारा टर्म्स है वह है मिरर, यानी मिरर को सीखेंगे कि आखिर मिरर होता क्या है, मिरर के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टर्म को एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं कि मिरर क्या, मिरर का हिंदी क्या होता है। मिरर का हिंदी होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण। मिरर का हिंदी क्या होता है? दर्पण। देखिए दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो दर्पण जो हमारा होता है वह दो प्रकार का होता है। एक जो हमारा दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। इसे हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा जो हमारा दर्पण होता है वह होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हमारा एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दर्पण होता है तो सबसे पहले टर्म हमारा यह है दर्पण। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण वह होता है कि वह चिकनी सतह जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन संभव हो और जिसका एक सतह क्या हो, पॉलिश किया हुआ हो। क्या हो? जिसका एक सतह क्या हो, पॉलिश किया हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी वह चिकनी सतह जिसका एक सतह रजतीत हो, पॉलिश किया हो और जिससे होकर के प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अभिसारी दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण के नाम से, इसका एक अन्य नाम है अभिसारी दर्पण। क्या नाम है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है इसे। और एक बात को समझिएगा, इसे अभिसारी दर्पण और इंग्लिश में कॉनकेव कहा जाता है। कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। अब देखिए इसे, यह जो है हमारा, यह हमारा अभिसारी हो गया उत्तल दर्पण और इसे क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण नामों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपसारी दर्पण और इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इंग्लिश हिंदी दोनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर समझिए हमारा दर्पण किसे कहते हैं कि वह चिकनी सतह जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ हो और जिससे होकर प्रकाश का परावर्तन संभव हो, इसे दर्पण या मिरर कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण जिसे अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है और इसे इंग्लिश में कॉनकेव दर्पण कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स या अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर समतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें हमारी प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो आइए थोड़े से अंतर को समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समतल दर्पण को रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण को सीखेंगे कि आखिर समतल दर्पण होता क्या है। तो हमारा मुख्य पॉइंट जो है, अब हमारा मुख्य पॉइंट हो गया समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण को सीखेंगे। तो आइए समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए यह हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण हमारा हेडिंग हो गया प्लेन मिरर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए समतल दर्पण जो होता है वह इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी इसका परावर्तक सतह क्या होता है? इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह
परावर्तक सतह प्लेन होता है, क्या होता है, सीधा होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, सीधा होता है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं। देखिए इसके मुख्य बातें यह हैं कि जो हमारी समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह परावर्तक सतह क्या होता है इसका, तो परावर्तक सतह सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। समझिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख दें, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, समतल दर्पण यहां से लिखना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह क्या होता है इसका, परावर्तक सतह बड़ा होता है, किसका, परावर्तक सतह सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है, किसका, तो समतल दर्पण का, समतल दर्पण का परावर्तक सतह सीधा होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म होते हैं और क्या क्या इनकी स्थितियां होती है। देखिए यह जो हमारा समतल दर्पण होता है, यह समतल दर्पण के हम लोगों ने बताया कि कुछ इस प्रकार का दर्पण होता है, यहाँ पर इसका फिगर ऐसे होता है, ठीक है। एक सतह क्या होता है, यानी इसका परावर्तक सतह सीधा हो गया। सेकेंडली जो हमारा होता है वह यह होता टर्म है, पहला हम लोगों ने देख लिया कि इसका परावर्तक सतह सीधा होता है। सेकेंड जो हमारा टर्म है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी, ठीक है। उसके बाद सीधा क्या बनता है, आभासी सीधा, तथा वस्तु के बराबर, क्या बनता है, आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर, यह किसकी स्थिति है, तो यह प्रतिबिंब इमेज की स्थिति है, क्या है, इमेज की स्थिति है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे टर्म बनता है वह बनता है कि इसके प्रतिबिंब जो है वह दर्पण से पीछे उतने ही दूर पर बनते हैं जितना कि वस्तु दर्पण से आगे हो। प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे उतना ही दूर पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है, ठीक है, उतना ही दूरी पर बनता है, उतना ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु, ठीक है, जितना की वस्तु दर्पण से आगे हो, जितना की वस्तु दर्पण से आगे हो, यानी जितनी दूरी दर्पण से आगे होगी उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। अब समझिए यहाँ पर चौथा जो हमारा टर्म है वह है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी वेग से आएगी तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से जाएगा। और इसका एक टर्म है कि इसका रेखीय आवर्धन, इसको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा कि इसका रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसका रेखीय आवर्धन 1 होता है, किसका, यह सभी इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसका रेखीय आवर्धन 1 होता है, किसका, तो समतल दर्पण का। अगला जो हमारा टर्म्स है कि इसकी फोकस जो होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती 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 है तथा क्षमता जो होता है अनंत होती है तथा क्षमता जो होता है वह शून्य होता है। क्षमता क्या होता है, तो शून्य होता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता क्या होता है, तो शून्य होता है, किसकी, तो इसकी क्षमता क्या होती है, शून्य हो जाती है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब हमारे समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा, इसकी परावर्तक सतह क्या होती है, सीधा होती है या आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जितना कि वस्तु दर्पण से आगे हो, ठीक है। यदि वस्तु दर्पण से 3 मीटर दूर हो तो उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूर पीछे बनता है, ठीक है। अब देखिए इसका रेखीय आवर्धन 1 होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, इसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी फोकस दूरी जो होती है अनंत तथा क्षमता क्या होता है, शून्य होता है। किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा इसका क्षमता जो होता है वह शून्य होता है। अब आगे जो हमारा टर्म है वह है कि अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी वेग से आती है, अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, उसका
प्रतिबिंब 2v वेग से आता है, क्या करता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वह 2v वेग से आता है, 2v वेग से पीछे जाता है, ठीक है, 2v वेग से पीछे जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई वस्तु v वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2v वेग से जाएगा पीछे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा कि जो हमारी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को सीखिए, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं और एक ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के सिद्ध में हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो वो अनंत होता है, क्या होता है। एक और टर्म्स है, यहाँ पर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर जो हमारा अगला टर्म है यहाँ पर समझिएगा कि उसका प्रतिबिंब जो होता है वह 2v वेग से आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, जब कोई प्रतिबिंब जो है दर्पण की तरफ v वेग से तो उसका प्रतिबिंब भी 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा अगला जो हमारा टर्म है वह है कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के सीध में यानी समांतर रखी जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यह क्वेश्चन बराबर करता है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और जो हमारा तथ्य है कि जब दो समतल दर्पण को यानी सातवां हमारा जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 7 है कि दो समतल दर्पण को समांतर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, एक दूसरे के समांतर या एक दूसरे के सिद्ध में एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। उनके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है। दो समतल दर्पण को जब एक दूसरे के समांतर या सिद्ध में रखा जाता है तो उनके अंतर्गत बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अगला जो इस पे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं वह किया जाता है कि जब दो समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हुए हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी जब एंगल दे दिया हो, यह तो हो गया समानांतर है, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, लेकिन जब कुछ एंगल से बने तब उनके अंतर्गत प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हो, क्या हो, थीटा कोण से झुके हो, ठीक है, झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। अब देखिए थीटा बाई 360 डिग्री, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू यानी n का मान यानी प्रतिबिंबों की संख्या को हमने n माना, n का मान यदि सम हो n बराबर सम हो तो एक घटा लेंगे, क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। यदि n बराबर विषम हो तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। फिर से समझिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत। लेकिन वह अगर थीटा कोण से झुके हो समतल दर्पण तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो थीटा बाई 360 डिग्री होता है। अगर इसको सॉल्व करने के पश्चात अगर यहाँ पर क्वेश्चन देता कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर क्या है, झुके हुए हैं, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी थीटा का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 60 बाई 360 प्रतिबिंबों की संख्या थीटा बटा 360 होता, कटाते तो 6 आता। अब देखिए यह 6 जो है यह n का वैल्यू क्या है, सम है। सम के बारे में जानते होंगे आप लोग, सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी किसी भी संख्या को समान रूप में भाग देने के लिए, समान रूप में बांटने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ता है, यानी जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए जब 6 आ गया सम संख्या है तो 6 में से 1 घटा लिए 5, यानी हमारा वास्तविक आंसर क्या हो गया, वो 5 हो गया। ठीक है, हमारा वास्तविक आंसर क्या हो गया, 5। यानी इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगले टर्म को हम लोग सीखने वाले हैं, यानी अगले टर्म को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे और इस प्रकार हमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम लोग अगले टर्म को सीखने वाले हैं, जिसमें यह सीखेंगे कि जो हम प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात कर रहे हैं, जो प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात कर रहे हैं, वह सम और विषम वाले जो टर्म्स थे यहाँ से क्लियर हो गए। यदि सम आएगा घटाने के पश्चात तो उसमें से 1 घटाएंगे, यदि विषम आएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग थोड़े से गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित जो तथ्य हैं उनके अंतर को देखेंगे। ठीक है, कि उनके अंतर कैसे निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब उनके अंतर, यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, यह मैंने देख लिया था। कौन कौन, तो एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। यहाँ पर लिख देते हैं अवतल, ठीक है, यहां पर हो गया उत्तल। ठीक है, यह दोनों क्या हैं, दर्पण हैं। अब समझिएगा इनके फैक्ट और इनके अंतर को हम आप सभी को समझा देते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, बस वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सब प्रकार का, यानी आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और सीधा बनेगा। यानी सभी प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनते हैं, तो अवतल दर्पण में बनते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टर्म होता है वह उसको समझ लीजिए अवतल दर्पण के बारे में। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहले एक बात देख लीजिए कि इसके परावर्तक सतह में जो होता है क्या अंतर होते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह अवतल दर्पण है। ठीक है, और यह क्या है हमारा, यह जो है हमारा अवतल दर्पण है और यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। इसके दूसरे नाम को जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है इसकी परावर्तक सतह जो होती है अंदर की तरफ होती है। क्या होती है, इसकी परावर्तक सतह जो होती है, मतलब बाहर क्या होता है, कलई किया होता है, और इसकी परावर्तक सतह में अंदर की तरफ क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसकी परावर्तक सतह जो होती है अवतल दर्पण की, इसकी बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। ठीक है, कलई किया हुआ होता है, किसका, तो अवतल दर्पण का। और इसका जो होता है अंदर की तरफ कलई किया होता है, अंदर की तरफ कलई किया हुआ होता है। ठीक है, कलई किया हुआ होता है। ठीक है, किया हुआ होता है। अब देखिए यानी आंतरिक सतह पर क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को समझिएगा कि अवतल दर्पण में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी उल्टा और आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो किसमें बनता है, अवतल में। यानी किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब, जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं वह सभी अवतल में बनते हैं, बाकी बचा हुआ क्या होता है, वह उत्तल में बनता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसमें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में बनता है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो एफ होता है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, यह दर्पण के क्या होता है, आगे होता है, और जब इसका होता है यह दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। कौन, तो इसकी फोकस दूरी जो होता है वह दर्पण के पीछे होता है, इसकी फोकस दूरी जो होता है वह दर्पण के आगे होता है। यही क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें, जो यानी विभिन्न स्थितियों के बारे में नहीं किया जाता है कि दर्पण के जब वस्तु को यहाँ रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, इसलिए हम उसको नहीं करवाते हैं। ठीक है, जो किए जाते हैं, जो होते हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं उन्हीं को कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो फोकस दूरी होती है आगे होता है और वास्तविक होता है। क्या होता है, आगे होता है, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है
वह आभासी होती है और पीछे की तरफ बनता है। क्या बनता है, यानी ऐसे जो किरणें आती है तो यहाँ इसकी फोकस दूरी होती है, तो ऐसे यह क्या हो जाता है, आभासी हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ इसकी फोकस दूरी आगे होती है। ठीक है, तो यह आभासी नहीं होती है। अब समझिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए कि एक होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है, दर्पण सूत्र, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए यह कॉम्पिटिटिव लेवल है, इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं हम उन्हीं टर्म्स को ज्यादातर आप सब देखिए समतल दर्पण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको मैंने पूरे डिटेल में किया। ठीक है, देखिए जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसका मुख्य मकसद यह होता है कि जहां से वो क्वेश्चन उठाता है वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन करते जाता है। ठीक है, उसके डीपली यानी उसके अंदर तक के क्वेश्चनों को करते रहता है। ठीक है, अब देखिएगा एक होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। आप उसे दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, दर्पण सूत्र। एक होता है दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला के नाम से 1/f इज इक्वल टू 1/v लिख देते हैं पहले। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यह f का मतलब क्या होता है, f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है बिंब की दूरी। क्या होता है, बिंब की दूरी। बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है, वस्तु की दूरी। फिर से समझ लीजिए, इसे दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इस दर्पण सूत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और देखिएगा कि f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब बिंब की दूरी होता है। इस प्रकार हम लोगों ने दर्पण को देखा। दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूला से संबंधित, उस न्यूमेरिकल को हम जब चैप्टर्स को एंड करेंगे तब वहां पे हम सभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे और लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस क्या होता है। एक दिन में लेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेंस खत्म होगा और उसके साथ ही दृष्टि दोष खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन में आई पढ़ाई होगा, यानी हमारी आंखों की जो बनावट है, हमारी आंखों की जो संरचना है, उसमें कौन कौन से मुख्य टर्म होते हैं, क्या क्या वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एक दिन में आई होगा और उसके बाद एक दिन लेंस होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तब जाकर के हम लोग आगे टर्म को देखेंगे, यानी केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इनमें से किन्हीं दो में से एक को स्टार्ट किया जाएगा और उसके 2-3 चैप्टरों को पहले किया जाएगा। फिर आगे जाकर के हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डे वाइज शेड्यूल बांट दिया जाएगा कि कितने दिन केमिस्ट्री, कितने दिन फिजिक्स और कितने दिन हमारी बायोलॉजी की क्लासेज होंगी। तो आप सभी लोग हमारे पेड क्लासेज जो है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, जो कि मात्र काफी ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट है और उसको जरूर ज्वाइन कर ले। काफी कम फी है। यह पेड क्लासेज चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग टेक्निकली रूप से थोड़े से और आगे हो जाए। जितने ही अच्छे टेक्निकली रूप से हम लोग आगे होंगे उतना ही बेहतरीन और उतना ही बेस्ट कंटेंट के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।